बच्चों, आज हम भूगोल में कुछ विषय की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वो क्या है वो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। उपरोक्त चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वो है ढूंढो तो जानो। निम्नलिखित जानकारी किसी भी एक दिन हमें प्राप्त करनी है। वो क्या है, देखिए कि आपकी कक्षा में कुल कितनी विद्यार्थी संख्या है। समझो आपकी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं और इन 35 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो समझो लड़के हैं 18 और लड़कियां हैं 17, कुल मिलाकर होती है 35। उसमें से अनुपस्थित कितने विद्यार्थी हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे कक्षा में 10 बच्चे अनुपस्थित हैं। इसका अर्थ ये होता है कि 10 बच्चे हमारी कक्षा में नहीं आ रहे हैं। अपने विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमारे विद्यालय में शायद कुल 750-800 विद्यार्थी होंगे। अब इसमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, कौन सी कक्षा में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कौन सी कक्षा में लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, कौन सी कक्षा में लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, कौन सी कक्षा में अनुपस्थिति की ज़्यादा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी ये सब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें विद्यालय में जो भी विद्यार्थियों की संख्या होती है उसकी जानकारी हमें मिलती है। इस जानकारी के आधार पर हम पूरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उसमें से पुरुष कितने हैं, स्त्रियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चों में से लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, कौन से विभाग में ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन से विभाग में कम लोग रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो कम होती है। जहाँ पर सपाट मैदानी प्रदेश होता है ऐसे मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या अधिक होती है। तो आज हम जनसंख्या क्या है और जनसंख्या के बारे में पूरे हमारे भारत की जानकारी इस पाठ से हम प्राप्त करेंगे। अभी इस पूरी ऊपर की जानकारी के अनुसार हमने विद्यालय के छात्र संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश एवं वैश्विक स्तर पर, इसका अर्थ पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है इसकी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। यह जानकारी देखिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस महाराष्ट्र के चित्र में आपको पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, नारंगी रंग का, ऐसे कुछ रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जहाँ पर जनसंख्या कम और अधिक पैमाने पर है, जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर अलग रंग दिया गया है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर अलग रंग दिया गया है। अब हम देखेंगे इस प्रकार कि देखो मुंबई में ज़्यादा जनसंख्या है। उसी प्रकार किसी प्रदेश के विकास में अनेक घटक सहायक होते हैं। उस प्रदेश का विकास जो है उसमें अनेक घटक होते हैं। जैसे प्रदेश का विकास शहरी भागों में अधिक होता है, ग्रामीण भाग में कम होता है। उसमें जनसंख्या यह एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करते समय कुछ बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कौन से विभाग में, कौन से भौगोलिक स्तर में जनसंख्या अधिक है। पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या अधिक है, बालक और बालिकाओं की संख्या अधिक है और कौन से भौगोलिक स्थान पर जनसंख्या कम है। यह जानने के लिए जो निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वो है जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण,
जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ ये होता है कि कौन से भाग में जनसंख्या अधिक पैमाने पर बढ़ रही है। वितरण का अर्थ है कौन से भाग में जनसंख्या कम ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर मैदानी प्रदेश होगा वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी पर्वतीय भाग में जनसंख्या का घनत्व कम होता है और मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। क्योंकि पर्वतों पर सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, मैदानी प्रदेशों में अधिक सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। और जनसंख्या की रचना किस प्रकार होती है वो हम देखेंगे आगे। देखो आगे हमने एक चार्ट देखा है कि कुल जनसंख्या 2016 में समझो एक नगर दिया, अ नाम का एक नगर दिया और ब नाम का एक नगर दिया। तो जो 2016 में अ नगर में 1 लाख लोग थे और ब नगर में 1,10,000 जनसंख्या थी। इसका अर्थ ब नगर में 10,000 से अधिक जनसंख्या है। उसमें से अ नगर में पूरे वर्ष में 2,000 बालक या बच्चे का जन्म हुआ और ब नगर में 2,750, इसका अर्थ 750 अधिक बच्चों का जन्म हुआ। मृत जनसंख्या में अ नगर में 1500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और ब नगर में 2200 लोगों की मृत्यु हो गई। बाहर से आए हुए लोग अ नगर में 23,000 है तो ब नगर में 15,000 है। नगर छोड़कर जाने वाले लोग हैं 2,000 और ब नगर में है 5,000। तो कुल जनसंख्या 2017 में कितनी होगी ये आपको यहाँ पर जमा और घटा करके देखना है। देखो 1 लाख में हमने 2,000 जमा किए, उसमें से 1,500 घटा किए, उसमें वापस 23,000 जमा किए और 2,000 घटा किए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, घटा जमा करके वह पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार 2016 में ब नगर में 1,10,000 यह जनसंख्या थी। उसमें बच्चे 2,750 जमा करेंगे। जो उत्तर आया उसमें से 2,200 घटा करेंगे। जो आपको उत्तर प्राप्त होगा उसमें 15,000 जमा करेंगे और नगर छोड़कर बाहर गए इसलिए 5,000 लोगों को घटा करेंगे। यहाँ पर जमा घटा क्यों दिया है कि जब आए मतलब बढ़ गए और चले गए, मृत्यु हुआ मतलब निकल गए, इसका अर्थ घटा हो गए। या कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में चले गए, इसका अर्थ वो निकल गए, इसलिए उनको हमने घटा किया है। तो हम देखते हैं कि इस जानकारी के आधार पर जहाँ पर किस नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है, मृत लोगों की जनसंख्या किस नगर में अधिक है, किस नगर में बाहर से अधिक लोग आए, दोनों नगरों में 2017 में जनसंख्या कितनी होगी यह आपको गणना करनी है। और इन बिंदुओं का विचार करते समय हुए 1 वर्ष में किस नगर में अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई ये आपको निकालना है। कुल जन्मे बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो प्रति 1000 जनसंख्या के अनुसार उनकी संख्या कितनी होगी, इसे क्या कहा जाता है, तो मृत जनसंख्या को प्रति 1000 जनसंख्या के अनुसार गणना करने पर क्या होगा ये हम देखेंगे। अब देखो छात्रों कि जनसंख्या बढ़ती है या कम हो जाती है, वो किस प्रकार बढ़ती है और क्यों बढ़ती है ये हम ध्यान में ले लेंगे। तो इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। इस गतिविधि के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर मतलब बार बार परिवर्तन होता रहता है। कभी जनसंख्या कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है। यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है, जिनमें मुख्य कारक है वो है जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु और स्थलांतर।
अब जन्म दर का अर्थ देखो कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जितने बच्चों ने जन्म लिया उसमें से जो जीवित रहे, बचे रहे, ऐसे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मतलब समझो अब 2021 चल रहा है, पिछले साल का 2020 का जन्म दर निकालना है, तो पूरे वर्ष में हमारे महाराष्ट्र में अगर 10,000 बच्चों ने जन्म लिया या 20,000 बच्चों ने जन्म लिया तो हमारे महाराष्ट्र का जन्म दर 20,000 कहलाएगा। अगर पूरे पूना में 2020 में अगर 5,000 बच्चों ने जन्म लिया तो पूरे साल में हमारे पूना के 5,000 बच्चों ने जन्म लिया है तो हमारे पूना का जन्म दर 5,000 होगा। उसी प्रकार होता है मृत्यु दर। अभी आना और जाना, जन्म लेना और मृत्यु होना, यह तो निरंतर चलता रहता है। तो एक वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में 1000 लोगों के जनसंख्या के अनुपात में जो मृत व्यक्ति होते हैं उन मृत व्यक्ति की संख्याओं को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब कितने व्यक्तियों की 2020 में मृत्यु हो गई। आपको तो पता है 2020 में कोरोना काल में अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। इसका अर्थ ये होगा कि 2019 से 2020 में अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो 2019 का मृत्यु दर कम होगा और 2020 का मृत्यु दर अधिक कहलाएगा और उसी अनुपात को मृत्यु दर कहते हैं। आगे होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है औसत आयु। किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान। औसत का अर्थ ये होता है कि उतने बच्चों का जन्म हुआ, उतने विभाग में जन्म हुआ, उसका हम उसे जमा करेंगे और उतनी संख्या से भाग देंगे तो उसे औसत कहते हैं। तो किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान, यह जीवन प्रत्याशा होता है। आगे है प्रवासन। प्रवासन का अर्थ होता है स्थलांतर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से अपने विभाग में आना, यह कहलाता है प्रवासन। अब प्रवासन का अर्थ कोरोना काल में आपको पता है काफ़ी लोग शहर छोड़कर गांव में चले गए, काफ़ी लोग गांव से शहर में आ गए, तो वह जो या एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवासन कहलाता है। किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास करने के लिए मतलब रहने के लिए आ जाता है तो उसे अम्प्रवास कहते हैं। समझो हमारे पूना शहर से काफ़ी लोग गांव में चले गए, यूपी बिहार के काफ़ी गांवों में अपने अपने गांवों में चले गए। जाना मतलब आना। तो यदि बाहर से कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर आता है और वहाँ से कुछ लोग अपने वापस पूना में आ गए, काम मिलने पर काफ़ी चले तो गए थे, वापस पूना आ गए, पूना आ गए, आना कहलाता है अम्प्रवास। मतलब बाहर से अपने विभाग में आकर रहना, इसे अम्प्रवास कहते हैं। और जब काम नहीं मिल रहा है, कुछ खाने हेतु नहीं कुछ प्राप्त हो रहा है, तो लोग कोरोना काल में अपने पूना से दूसरे गांव में विभाग में चले गए, उसे कहते हैं उत्प्रवास। यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थानों पर चला जाता है, निकल जाता है, रहने हेतु कुछ काम हेतु वो दूसरे प्रदेश में चला जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। यह सभी कारकों का जनसंख्या की वृद्धि पर
परिणाम होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय कारण है। तो प्राकृतिक रूप में अगर विभागों में जन्म दर और मृत्यु दर यह प्रकृति पर भी निर्भर होता है। जैसे अभी कोरोना काल में जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो गया है। मृत्यु अधिक होने के कारण क्या हुआ है कि मृत्यु दर अधिक हुआ है। उसी तरह व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह में होने वाले प्रवासन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर यहाँ से कोई बाहर चला गया तो यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी और वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। अभी यह संसाधनों पर किस प्रकार दबाव पड़ता है ये हम देखेंगे। यह चित्र में आपको हरे हरे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति बीज बो रहा है। यह बीज जो है वो दूर दूर बो रहा है और वहाँ पर चित्र में आपको बहुत पास छोटा छोटा पौधा नज़र आ रहा है। तो छोटा छोटा पौधा बहुत पास में है, मतलब जनसंख्या का घनत्व अधिक है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। और जहाँ पर दूर दूर है मतलब लोग कम है, बीच का अर्थ है यहाँ पर लोग ऐसा किया गया है, उसकी उपमा दी गई है। तो जहाँ पर लोग कम हैं वहाँ पर जनसंख्या की घनता कम होगी और जहाँ पर अधिक होती है, जहाँ पर तो यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो संसाधन योग्य प्रमाण में उपलब्ध रहते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण में रहना उस प्रदेश का विकास बढ़ाता है या कम करता है। तो जनसंख्या को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हो जाते हैं। बड़े क्षेत्र में वितरण कम घना था और कम क्षेत्र में चौकर वितरण अधिक था। यह हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जनसंख्या के वितरण में हमें यह समझ में आता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या किस प्रकार बिखरी हुई है। मैंने आपको कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है और समतल मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ पर भिन्न भिन्न होती है वहाँ पर जनसंख्या भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्र संसाधन से संपन्न होते हैं और कुछ प्रदेशों में संसाधन सीमित होते हैं। जहाँ पर अधिक फ़ायदे होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ पर फ़ायदे कम होंगे वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। इन परिस्थितियों का जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। विपुल संसाधनों के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप में जनसंख्या अधिक होती है और कम क्षेत्र में जहाँ पर संसाधन अच्छे नहीं हैं, कम है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण घना होता है और उसी प्रकार जहाँ अनुकूल जलवायु नहीं है, उसका अभाव है, भूमि अधिक समतल नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। ये चित्र से आपको ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर अच्छा सब कुछ मिलेगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा मतलब हमें फ़ायदे नहीं मिलेंगे, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हमें ज़्यादा खेती नहीं होती, वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मिलता, वहाँ पर संसाधन कम प्रमाण में होते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। और समतल मैदानों में ये सभी चीज़ें हमें काफ़ी पैमाने पर मिलती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो आज हमने जनसंख्या का अर्थ और कहाँ पर जनसंख्या कम और अधिक होती है इसकी जानकारी प्राप्त की है।
जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और प्रवासन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और आगे हम भौगोलिक स्पष्टीकरण में जनसंख्या का घनत्व कहाँ अधिक होता है, लिंग के अनुसार जनसंख्या कैसी होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।